हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6। चैप्टर नेम है वंशागति का आणविक आधार। तो देखिए वंशागति का आणविक आधार क्या होता है। तो इसमें कुछ बेसिक पढ़ेंगे, वो भी आनुवांशिक पदार्थ की खोज। तो देखिए आनुवांशिक पदार्थ की खोज कैसे हुआ और किसने किए, तो आज आपको बताते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किए थे। और उन्होंने जब कोशिका विभाजन के इस प्रयोग में जब कोशिका विभाजन हो रहा था तब उन्होंने देखे कि उसमें एक छड़नुमा संरचना है। कैसा? तो देखिए यहाँ एक छड़ के समान संरचना दिखी और उन संरचना को उन्होंने क्रोमोसोम या गुणसूत्र, तो वहां छड़नुमा संरचना दिखी, लेकिन उस छड़नुमा संरचना का नाम वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने 1888 में क्रोमोसोम रखा या गुणसूत्र रखे। और इस प्रकार से उन्होंने आनुवांशिक पदार्थ की खोज की। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? तो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, जिसमें 40% न्यूक्लिक अम्ल तथा 60% प्रोटीन होता है। 60% प्रोटीन होता है। और ये उन्होंने ये भी बताया कि जो आनुवांशिक पदार्थ होता है या आनुवांशिक गुण होता है वो न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित होता है। तो देखिए जो आनुवांशिक गुण होता है वो न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट, अब न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है और इसकी खोज कैसे हुई। तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल की खोज, तो इसकी खोज स्वीडन के एक जैव रासायनिक वैज्ञानिक फ्रेडरिक मीशर ने किए हैं। और उन्होंने जो न्यूक्लिक अम्ल है उसको खोज कैसे हुआ, कहाँ हुआ। तो देखिए जो मानवों का रुधिर होता है उसमें से डब्ल्यूबीसी के केंद्रक से एक ऐसे रासायनिक पदार्थ को अलग किए जिसमें फास्फोरस अधिक मात्रा में थी लेकिन सल्फर बिल्कुल नहीं था। क्योंकि जो अम्ल होता है उसमें सल्फर नहीं होता है लेकिन फास्फोरस होता है, और वही जो प्रोटीन होता है उसमें सल्फर हो सकता है लेकिन अम्ल का कोई गारंटी नहीं होता है। तो देखिए स्वीडन के जैव रासायनिक वैज्ञानिक, उनका नाम था फ्रेडरिक मीशर ने किए। और उन्होंने श्वेत रुधिराणु यानी डब्ल्यूबीसी के केंद्रक से एक ऐसे रसायन को अलग किए थे, रासायनिक पदार्थ को, जिसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक थी और सल्फर की मात्रा बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि जो अम्ल होता है उसमें फास्फोरस होता है और सल्फर नहीं होता है। और वहीं देखिए जो प्रोटीन होता है उसमें सल्फर हो सकता है। क्योंकि इस न्यूक्लिक अम्ल की खोज न्यूक्लियस में हुआ था, इसलिए इसका नाम न्यूक्लिन रखा गया। तो इसका खोज न्यूक्लियस में हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट। तो आइए अब न्यूक्लिक अम्ल की संरचना। हमने न्यूक्लिक अम्ल पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं न्यूक्लिक अम्ल की संरचना। तो न्यूक्लिक अम्ल की संरचना किस प्रकार से होता है। तो जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल की एक लंबी कड़ी होती है, कड़ी के रूप में श्रृंखला बनाता है। और वो जो न्यूक्लिक अम्ल की अणु होती है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के रूप में होता है, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड्स की मोनोमर इकाइयां होती है। और इस प्रकार से न्यूक्लिक अम्ल बनता है। और ये न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के रूप में श्रृंखला बनाकर स्तनधारियों के कोशिकाओं में उपस्थित होता है। तो देखिए यहाँ न्यूक्लिक अम्ल अणु यानी लंबी कड़ी जो पॉलीमर या पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है,
जिसमें न्यूक्लियोसाइड्स की मोनोमर इकाइयां होती है और ये न्यूक्लिक अम्ल एक अणु या पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बनाकर और जीवधारियों की कोशिका में उपस्थित होता है। देखते हैं नेक्स्ट, जब हमने न्यूक्लिक अम्ल की संरचना पढ़े तब उसमें देखिए कि एक न्यूक्लियोसाइड्स की पॉलीमर इकाइयां होती है। तो आइए अब देखते हैं न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है। तो न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है, तो ये ऐसे यौगिक होते हैं जिनका निर्माण एक नाइट्रोजनी क्षारक तथा एक शर्करा अणु के साथ इन ग्लाइकोसिडिक बंध के साथ जुड़ता है और जुड़कर यौगिक का निर्माण होता है, उसे न्यूक्लियोसाइड्स कहा जाता है। तो देखिए न्यूक्लियोसाइड्स में एक क्षारक, अब ये नाइट्रोजनी क्षारक है, तथा एक शर्करा अणु इन ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़कर एक यौगिक बनाता है, उसे न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। देखिए अब है न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है न्यूक्लिक अम्ल की संरचनात्मक इकाई होती है और ये न्यूक्लियोटाइड जो होता है एक न्यूक्लियोसाइड के साथ जो शर्करा होता है वो 5 फास्फोएस्टर बंध के साथ जुड़कर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। तो देखिए और इसकी संख्या भी 5 होती है। तो आइए न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो इसमें एक न्यूक्लियोसाइड्स, जबकि न्यूक्लियोसाइड्स में एक नाइट्रोजनी क्षार होता था और यहाँ एक न्यूक्लियोसाइड्स के साथ फास्फोरिक अम्ल की जो होता है वो 5 फास्फोएस्टर बंध के साथ जुड़ता है। जुड़ने के बाद न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है और इसकी संख्या भी 5 होती है। आइए अब देखते हैं इसकी संरचना। तो देखिए यहाँ जो है एक नाइट्रोजनी बेस है, यहाँ, और यहाँ देखिए एक शर्करा है। तो जब नाइट्रोजनी बेस और शर्करा आपस में जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ नाइट्रोजनी बेस और शर्करा जुड़कर किसका, न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण किया। तो यहाँ तक की जो संरचना है वो एक न्यूक्लियोसाइड्स है। तो जो इतना दूर की संरचना बनी जिसमें एक नाइट्रोजन और एक शर्करा जुड़ा है वो न्यूक्लियोसाइड्स है। लेकिन जब न्यूक्लियोसाइड्स के साथ कोई शर्करा जुड़ता है तो वहां न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। तो देखिए ये जो पूरी संरचना है जहां ये न्यूक्लियोसाइड है और इसके साथ एक शर्करा अणु जुड़ा, तब ये पूरी संरचना को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो देखिए पूरी संरचना न्यूक्लियोटाइड है और इतनी दूर की जो संरचना बनी है वो न्यूक्लियोसाइड्स है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें 3 यौगिक होता है। तो हम यहाँ कहते हैं कि जो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 यौगिकों से मिलकर बना होता है, जिनमें से पहला नाइट्रोजनी क्षार और दूसरा पेंटोस शर्करा तथा तीसरा फास्फोरिक अम्ल होता है। तो देखिए एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है 3 यौगिक से बनता है, एक नाइट्रोजनी क्षारक,
और एक पेंटोस शर्करा तथा एक फास्फोरिक अम्ल। नेक्स्ट है न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होता है। तो देखिए ये जो न्यूक्लिक अम्ल होता है दो प्रकार का होता है और इस बात का सिद्ध कौशल नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग में किए थे। और उन्होंने अपने प्रयोग में किए क्या थे, तो जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उसकी घटक की खोज किए थे। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है तो उन्होंने न्यूक्लिक अम्ल की घटक की खोज की है और परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि जो न्यूक्लिक अम्ल है वो दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल डीएनए जिसको बोलते हैं, तथा दूसरा राइबोस न्यूक्लिक अम्ल जिसे आरएनए कहते हैं। तो ये दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल हुए। तो यहाँ देखिए ये डीएनए की संरचना है और ये डीएनए जो होता है द्विकुंडलीय होता है, डबल हेलिकल। और यहाँ ये आरएनए जो होता है एक कुंडलीय होता है। नेक्स्ट है डीएनए। हाँ तो देखिए नेक्स्ट क्या है, और साथ में कौशल वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये भी बताए थे अपने प्रयोग में कि जो डीएनए होता है वो पदार्थ की कोशिका की केंद्रक में उपस्थित होता है तथा आरएनए कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। तो देखिए डीएनए कोशिका के केंद्रक में, जबकि आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए न्यूक्लियोटाइड में 3 यौगिक होता था, जिसमें से पहला है नाइट्रोजनी क्षार। अब देखिए नाइट्रोजनी क्षार में 2 प्रकार होते हैं, जिनमें से पहला है प्यूरीन और दूसरा है पिरिमिडीन। तो देखिए प्यूरीन और पिरिमिडीन क्या होता है, तो जो प्यूरीन होता है वो डबल हेलिकल्स होता है, द्विबलय होता है, जबकि पिरिमिडीन जो होता है एक बलय होता है। देखिए इसकी संरचना, यहाँ ये प्यूरीन है और ये एक पिरिमिडीन है जो एक बलय है, और प्यूरीन जो होता है 2 बलय होता है। नेक्स्ट है प्यूरीन के 2 प्रकार होते हैं। तो देखिए जो प्यूरीन और पिरिमिडीन है उनमें से भी प्यूरीन में 2 होते हैं, एक एडेनिन तथा दूसरा ग्वानिन। और वहीं पिरिमिडीन जो होते हैं उनमें 3 होते हैं, एक साइटोसिन, दूसरा यूरेसिल तथा थाइमिन। अब देखिए ये जो यूरासिल होता है ये सिर्फ आरएनए में उपस्थित होता है, जबकि एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन आरएनए और डीएनए दोनों में उपस्थित होते हैं। लेकिन जो यूरासिल होता है वो डीएनए के थाइमिन के स्थान पे आरएनए में उपस्थित होता है। देखिए यहाँ एडेनिन है, ये ग्वानिन है, थाइमिन, साइटोसिन तथा यूरासिल। तो देखिए ये एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन ये 4 जो होता है डीएनए और आरएनए दोनों में उपस्थित होता है, जबकि ये यूरेसिल जो होता है डीएनए के थाइमिन के जगह पे आरएनए में उपस्थित होता है। तो देखिए हम लोग पढ़े पहले गुणसूत्र की खोज हुई, उसके बाद गुणसूत्र जो होता है न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, जिसमें 40% न्यूक्लिक अम्ल तथा 60% प्रोटीन होता था। अब ये न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के निकले, जिनमें से एक डीएनए दूसरा आरएनए। अब ये डीएनए में होता क्या है, तो एक शर्करा फॉस्फेट नाइट्रोजनी बेस, और आरएनए में शर्करा के जगह पे राइबोस तथा जो थाइमिन के बेस की जगह पे यूरेसिल उपस्थित होता है। अब नाइट्रोजनी क्षार, तो देखिए जो नाइट्रोजनी क्षार है उसमें भी 2 हुआ, एक प्यूरीन दूसरा पिरिमिडीन।
अब प्यूरिन में 2 हुआ, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, जबकि पिरिमिडिन में 3 हुआ, एक थायमिन, दूसरा साइटोसिन तथा तीसरा यूरेसिन। नेक्स्ट है पेंटोज शर्करा। तो देखिए अब पेंटोज शर्करा क्या होता है, तो ये 5 कार्बन के बना होता है, जिसमें पेंटोज शर्करा 5 कार्बन का बना होता है, और वो उसमें 2 प्रकार के पेंटोज शर्करा होते हैं, एक डीऑक्सीराइबोस शर्करा डीएनए तथा दूसरा राइबोस शर्करा आरएनए। देखिए यहाँ डीएनए जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन उपस्थित होता है, और ये आरएनए, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तो होता है, लेकिन इस थायमिन के स्थान पे यूरेसिल उपस्थित होता है। नेक्स्ट है फॉस्फेट। तो देखिए फॉस्फेट क्या है, इसमें फास्फोरिक अम्ल होता है, तो ये जो होता है अकार्बनिक यौगिक है, वो भी फास्फोरिक अम्ल होता है। इसकी संरचना यहाँ, और इसका सूत्र H3PO4 होता है। तो देखिए ये फास्फेट है, जिसमें फास्फोरिक अम्ल का अकार्बनिक यौगिक होता है, और इसका सूत्र H3PO4 होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।